हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना 12th क्लास का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जो हमारा 2022 का जो सेट है उसको हम कवर करेंगे। हमारे जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है वो हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। आप माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से क्या समझते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की वो एक शाखा यानी कि ब्रांच होती है जिसमें हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स को लेकर के चलते हैं, किसी एक व्यक्तिगत इकाई के ऊपर अपन अध्ययन करते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग कितनी है, सप्लाई या प्राइस, या फिर व्यक्तिगत पूर्ति यानी कि सप्लाई कितनी है, किसी भी एक चीज की कीमत कितनी है। इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। ये हमारे अर्थशास्त्र यानी कि अर्थव्यवस्था में किसी भी एक इकाई का अध्ययन करते हैं हम, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि एक फर्म्स का प्रोड्यूशन या फिर प्रोडक्शन वगैरह कितना है, एक इंडस्ट्री मतलब एक फैक्ट्री वगैरह में कितना माल बनता है, कितना माल वो सेल्स करते हैं। तो जब हम किसी एक यूनिट के ऊपर स्टडी करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। नेक्स्ट, व्हाई एंड व्हेन डिड द वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन हैपन। व्हाई एंड व्हेन डिड द वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन हैपन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो इसका आंसर है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1929। अमेरिका में सन 1929 में जो शेयर मार्केट है उसमें एक अचानक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेट डिप्रेशन आया था। ईयर saw the output and employment levels in the countries of the यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट हुआ था और बाद में ये यूरोप के देशों में भी फैल गया था। ये लगातार 1929 से लेकर के उसके जो नजदीकी जो साल है मतलब 1933 तक चला था, 1933 तक चला था। डिमांड फॉर गुड्स इन द मार्केट वॉज लो। जब शेयर मार्केट पहले तो अचानक बढ़ गया और उसके बाद अचानक बहुत ही ज्यादा तेजी से शेयर मार्केट में गिरावट आई। तो जब गिरावट आई तो जो बड़े बड़े लेवल पर जितना भी माल बन रहा था उस माल की जो सेल्स है ना वो कम हो गई। जब माल की डिमांड कम हो गई तो फैक्ट्री के जो ओनर्स यानी कि मालिक लोग थे उन्होंने अपने वर्करों को धीरे धीरे फैक्ट्रियों से निकालना शुरू कर दिया। तो ग्रेट डिप्रेशन में जो मैक्सिमम फैक्ट्रियों में जो लोग वर्कर काम करते थे उनको धीरे धीरे फैक्ट्री से जो काम से डिसमिस किया गया। Many factories were laying ideal workers were thrown out of jobs. In USA from 1920 London to 1933, the employment rate from 3 to 25%. यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 1920 में लेकर लंदन तक 1933 तक जो बेरोजगारी की जो दर थी वो 3% से लेकर के 25% तक बढ़ गई थी। यानी कि उस समय 3% से लेकर के 25% तक लोगों को फैक्ट्री या जॉब से निकालना शुरू कर दिया था बड़ी बड़ी कंपनियों ने। ओवर द सेम पीरियड एग्रीगेट आउटपुट इन यूएसए फेल बाय 33%। और लगभग अमेरिका में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थी वो लगभग 33% तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इनकम। आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या समझते हैं? जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इनकम है ये हमारी जो नेशनल इनकम है उसको निकालने का एक तरीका होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री सिटीजंस इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में हमारे जो निवासी होते हैं, जो भारत देश के मूल निवासी होते हैं, उनका टोटल गुड्स और टोटल सर्विस से जितनी भी हमारी इनकम जनरेट हुई है उसी को अपन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसमें जो हमारे भारत में जो निवासी हैं उनकी हमें जितना भी उन्होंने माल बना करके, लेकिन माल में हम कौन सा माल लेंगे, फिनिश्ड गुड लेंगे, हम रॉ मटेरियल नहीं लेंगे, हम सेमी फिनिश्ड गुड भी नहीं लेंगे, जो अंतिम उत्पाद है हम उसको लेंगे और सारी की सारी जो सर्विस होती है वो लेंगे। तो जितना भी फाइनल गुड्स का और सर्विस का जो सम है यानी कि योग है उसको अपन इसमें राष्ट्रीय आय में इंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इनकम। नेक्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ पर्सनल डिस्पोजल इनकम। निजी उपलब्ध आय से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर एक वर्ड आया है डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब उपलब्ध होता है।
write the meaning of personal disposal income. Disposal personal income is the total amount someone has after taxes to spend on necessity like housing and foods. जो निजी उपलब्ध आय होती है वो हमें हमारे जो मालिक है उससे जो हमें सैलरी या फिर जो हमें पेंशन वगैरह मिलती है उसमें से टैक्स देने के बाद जो हमारे पास इनकम रह जाती है उसी को या तो अपन खर्च करते हैं या फिर उसी में से हम सेविंग करते हैं। तो ऐसी इनकम को हम पर्सनल डिस्पोजल इनकम कहते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला भी है ग्रॉस वेजेस। ग्रॉस मतलब टोटल, जो भी हमारी टोटल इनकम या टोटल जो भी सैलरी है उसमें से हम टैक्स यानी कि कर माइनस कर देंगे तो जो आएगा हमारा वो आएगा डीपीआई। डीपीआई का मतलब डिस्पोजल पर्सनल इनकम। डिस्पोजल मतलब उपलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द बार्टर सिस्टम। आप बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय से क्या समझते हैं। तो पुराने समय में गुड्स को गुड्स से बदला जाता था। हम बिना पैसे का इस्तेमाल किए जब हम एक गुड्स को दूसरे गुड्स से बदलते हैं या फिर हम किसी गुड्स को सर्विस से बदलते हैं यानी एक्सचेंज करते हैं तो इसी को अपन बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो पुराने ज़माने में लोग जब मार्केट में जाते थे सब्जी वगैरह लेने के लिए तो हम सब्जी वाले को अनाज दे देते थे और बदले में हम उससे सब्जी ले लेते थे। तो जो तराजू होता था उस पर हम अनाज रख देते थे, गेहूं वगैरह, और सामने वाला सब्जी रख देता था। तो यहाँ पर बिना पैसे का एक्सचेंज किए हम जब गुड्स को गुड्स से बदलते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी, तो इसी को अपन बार्टर सिस्टम कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको गुड्स से गुड्स ही बदलना हो, हम गुड्स से सर्विस को भी एक्सचेंज कर सकते थे। जैसे मान लो पुराने टाइम पर हमारा जो मकान वगैरह, हमारा जो घर बन रहा है, जो हमारे घर पे मिस्त्री या कारीगर वगैरह आ रहे हैं मकान बनाने के लिए, उन्होंने सुबह से लेकर के शाम तक काम किया, तो बदले में हम शाम को उनको 15 या 20 किलो गेहूं वगैरह दे देंगे और हमने उनसे दिन भर जो सर्विस ली है इस तरह से हमने उसको सर्विस और गुड में एक्सचेंज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मनी। आप मुद्रा के मुख्य कार्य बताइए। एक तो होता है मुद्रा के सहायक कार्य यानी कि सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मनी, जिसमें एस से ही दोनों आंसर हमारे शुरू होते हैं। एक तो होता है स्टोर ऑफ वैल्यू और एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, किस्तों में भुगतान करना। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपको मुद्रा के मुख्य कार्य बताने हैं। इसमें जो एम आ रहा है, हमारे दोनों जो आंसर है वो एम वर्ड से ही स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले एम, पहला एम है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। तो पैसे का पहला मुख्य कार्य होता है वस्तु विनिमय। पैसे से हम कोई भी जो गुड्स है, जो वस्तु है वो खरीद सकते हैं। हम कोई भी गुड्स लेने के बदले में सामने वाले को हम कैश यानी कि पैसा वगैरह दे सकते हैं। तो ये पैसे का पहला काम हो गया। नेक्स्ट, मेजर ऑफ वैल्यू। आज के जमाने में जो पैसा है उसने नापतोल की जो दिक्कत है वो दूर कर दी है। द सेकंड बेसिक फंक्शन ऑफ द मनी इज दैट इट मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आज के जमाने में हर एक गुड्स और सर्विस को हम पैसे से मेजर कर सकते हैं, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक, और हर चीज की आज एक प्राइस फिक्स कर दी गई है। द प्राइस ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट, आर फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशनरी। जो हम अपना बजट बनाते हैं, जो हमारा घाटे का बजट बनता है, क्या वो इन्फ्लेशनरी मतलब महंगाई के टाइम पर बनता है। फिस्कल डेफिसिट आर इन्फ्लेशनरी। जो घाटे का बजट होता है वो महंगाई के टाइम पर बनाया जाता है। दिस इज बिकॉज व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस स्पेंडिंग और कट टैक्सेस। जब सरकार अपने कुछ खर्चे या फिर टैक्स में कमी कर देगी तो एग्रीगेट डिमांड, लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अगर सरकार टैक्स की रेट कम कर दे तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। फर्म may not be able to produce higher quantities that are being demanded at the ongoing prices। जो डिमांड है वो बढ़ रही है लेकिन फर्म उस स्पीड से अगर माल नहीं बना पा रही है तो जो प्राइजेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। However, if there are unutilized resources, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना उनका हम पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं। आउटपुट इज हेल्ड बैक बाय द लैक ऑफ डिमांड। तो इससे क्या होगा, जो आउटपुट होते हैं, जो कैपिटल है, रॉ मटेरियल है, उसको हम वापस खींच लेंगे। तो इस तरह से जब हम माल कम बनाएंगे तो डिमांड में भी कमी आ जाएगी। ए हाई फिस्कल डेफिसिट इज अकम्पनीड बाय हायर डिमांड। तो जो हमारा बजट घाटा होता है उससे हमारी डिमांड वगैरह बढ़ जाती है। नेक्स्ट,
व्हाट इज द बजट? आप बजट से क्या समझते हैं? ए बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल प्लान। जो बजट होता है वो सरकार का एक फाइनेंशियल मतलब वित्तीय योजना होती है जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक बनाया जाता है। इट इंडिकेट्स द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द गवर्नमेंट। जो बजट होता है वो भारत सरकार बनाती है और ये भारत सरकार का एक वित्तीय योजना यानी कि फाइनेंशियल प्लान होता है जो अगले आने वाले 12 महीने के लिए बनाया जाता है। और जो बजट होता है वो एक रियलिटी यानी कि हकीकत नहीं होती, बजट एक एस्टिमेशन, एक अनुमान होता है जिसमें सरकार अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का अनुमान लगाती है कि हमें देश को चलाने के लिए कितना पैसा कमाना है और कितना पैसा खर्च करना है। नेक्स्ट 15 नंबर, व्हाट इज द ओपन इकोनॉमी? आप खुली अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? When a country establishes its economic relation with another country, it is called open economy. जब हमारे देश का बिजनेस किसी दूसरे देश के बिजनेस से यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो इसको खुली अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं। इन दिस इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ टेक प्लेस। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी का निर्माण होता है और जो विनियोग होता है दोनों को ही जगह दी जाती है। तो ओपन इकोनॉमी में हम गुड्स को भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं और जो हमारी करेंसी है मनी वो भी एक से दूसरे देश में एक्सचेंज होती है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, इसकी इकोनॉमी कैसी है? ओपन इकोनॉमी है। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया है उसकी इकोनॉमी कैसी है? क्लोज्ड इकोनॉमी है। In this economy, the total of consumption and investment can be more or maybe less than production. ऐसे देश में या ऐसी अर्थव्यवस्था में जो कुल उपभोग या जो कुल विनियोग होता है वो प्रोडक्शन से कम और ज्यादा दोनों ही हो सकता है। नेक्स्ट, नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आप अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बताइए जो पैसे का लेन देन करते हैं। पहला है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा है वर्ल्ड बैंक ग्रुप और तीसरा है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप माइक्रो और मैक्रो यानी कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें एक कंज्यूमर्स यानी कि एक ग्राहक या फिर एक उपभोक्ता किसी एक फर्म्स या फिर एक फैक्ट्री के ऊपर स्टडी की जाती है। जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, इसमें अपनी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट, इट इज सिंपल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो काफी सरल होता है क्योंकि हमें इसमें एक ही फैमिली या एक पर्सन के ऊपर स्टडी करनी पड़ती है। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो थोड़ा सा जटिल यानी कठिन होता है क्योंकि उसमें ओवरऑल हमें सबके ऊपर स्टडी करनी पड़ती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, कीमत सिद्धांत। इसमें हम एक चीज की कीमत निकालते हैं। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसको अपन लोग इनकम थ्योरी यानी कि आय थ्योरी भी कहते हैं। इसमें हम एक आदमी की इनकम के ऊपर स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया छोटा यानी कि नैरो होता है, संकीर्ण होता है, और जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है इसका एरिया वाइड यानी कि लार्ज होता है। इसमें हम एक आदमी के ऊपर स्टडी करते हैं, इसमें हम टोटल के ऊपर स्टडी करते हैं, इसलिए इसका एरिया छोटा होता है और इसका एरिया बड़ा होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र में हम जो स्टडी करते हैं हमारे टॉपिक क्या होता है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेवेन्यू। हम जो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं उसमें हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो होता है कंजम्पशन, उपभोग। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं पांचों, इसमें इकोनॉमिक्स इसलिए आता है क्योंकि ये चीजें हमें फ्री में नहीं मिलती है। जैसे कि कंजम्पशन, हम सुबह से शाम तक जितने भी गुड्स इस्तेमाल करते हैं वो हमें फ्री में नहीं मिलते। नेक्स्ट है प्रोडक्शन, फैक्ट्रियों में जो माल बनता है उसमें हम लेबर को पेमेंट करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा वगैरह जाता है, तो प्रोडक्शन भी फ्री में नहीं होता है। एक्सचेंज, अगर हम कोई भी चीज खरीदते बेचते हैं तो वो भी फ्री में नहीं होता है, वो भी इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र मतलब धन का ज्ञान, पैसा। डिस्ट्रीब्यूशन, जिन लोगों ने मिलकर के माल बनाया है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन, उनमें पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो माल बनाने के लिए हमें लैंड, लेबर, कैपिटल ये चीजें चाहिए होती हैं,
तो माल बनाने के बाद हमें ये पैसा इन्हीं में बांटना, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इसको अपन लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और रेवेन्यू मतलब होता है टैक्स। जब भी माल बनता है तो जो सरकार यानी गवर्नमेंट है उसको हमें टैक्स वगैरह देना पड़ता है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसको हमने दो भागों में बांटा है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। आप पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार की विशेषताएं बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार की पहली विशेषता यह है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में जो माल बेचने वाले होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है और माल खरीदने वालों की भी संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। ऐसे बाजार में एक जैसी ही चीज बिकती है। जैसे मान लो सब्जी मंडी है तो सब्जी मंडी में सिर्फ सब्जी वगैरह ही बिकती है, सब्जी को छोड़ करके और कुछ भी नहीं बिकता है। नेक्स्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी फर्म आराम से अपना उस मार्केट में एंट्री भी कर सकती है और जब वो चाहे बिजनेस छोड़ करके वो वहां से जा सकते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। इस मार्केट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है सेम प्राइस। सेम प्राइस मतलब एक दाम। पूरे मार्केट में किसी भी जो गुड्स है, वस्तु है, उसका दाम एक जैसा होगा। परफेक्ट नॉलेज, जैसे हम मार्केट में पहली दुकान में गए, हमने किसी भी चीज का रेट लिया, तो अगर वो जो गुड्स है, पर्टिकुलर गुड्स हमें 20 रुपीज में मिल रहा है, तो सारे के सारे मार्केट में वो जो गुड्स है वो 20 रुपीज का ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। क्योंकि ऐसे मार्केट में माल बेचने वाले 40 से 50 लोग होते हैं या फिर और भी ज्यादा हो सकते हैं, तो ऐसे मार्केट में एडवर्टाइजमेंट वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार की विशेषताएं। नेक्स्ट, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द कमोडिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। एक तो होता है डिमांड, जिसमें हम कौन होते हैं, कंज्यूमर्स। लेकिन ये जो अपना चैप्टर सप्लाई है उससे क्वेश्चन लिया गया है पूर्ति। तो इसमें हम अपने आप को एक प्रोड्यूसर यानी कि मान लो हम मैन्युफैक्चरर मानते हैं अपने आप को। जैसे मान लो किसान है, अगर किसान का गेहूं 2000 रुपए का है और अगर 2000 से बढ़कर के वो 2500 रुपए हो जाए, तो जैसे ही किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। और अगर पहले गेहूं 2000 रुपए का था, अब 1500 रुपए का हो गया है, तो जैसे ही गेहूं की प्राइस घटेगी तो ऑटोमेटिक किसान भी ये सोच लेगा अभी हम मार्केट में माल सप्लाई नहीं करते हैं, अभी हमें रेट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो प्राइस के कम होने से सप्लाई भी कम हो जाएगी और अगर प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा पूर्ति का पहला तत्व हो गया जो हमारी पूर्ति को प्रभावित यानी कि अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो माल बनाते हैं ना, जैसे कि लेबर वगैरह है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहले हम लेबर को देते थे महीने में या पर डे के 400 रुपए, अब हम उसी लेबर को पर डे के 600 रुपए दे रहे हैं। तो जब लेबर अपनी रेट बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिक हम जो माल बना रहे थे वो माल भी महंगा बनेगा। तो जब माल महंगा बन रहा है तो फिर हमें मार्केट में माल महंगा बेचना पड़ेगा। लेकिन जो कंज्यूमर है वो इस चीज को नहीं समझता है, तो ऑटोमेटिक मार्केट में क्या होगा, डिमांड घट जाएगी। जब डिमांड घटेगी तो हमें सप्लाई भी घटानी पड़ेगी। नेक्स्ट, टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज का मतलब होता है तकनीकी ज्ञान। जैसे मान लो पहले अपने देश में, इंडिया में, लोग कीपैड फोन इस्तेमाल करते थे, तब फोन की डिमांड कम थी। लेकिन अब अपने इंडिया यानी कि भारत में जो स्मार्टफोन आया है, टच वाला फोन, उसकी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो जो नई टेक्निक के जो फोन आ रहे हैं तो उनकी डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो हमें सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर हम पुरानी टेक्निक से माल बनाएंगे तो उसकी डिमांड भी कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का माल बनाएंगे तो वो माल हमारा ज्यादा बिकेगा, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो हमें उसकी सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज। जैसे मान लो हम कोई चीज 5 रुपए में बनाते हैं और अगर सरकार हमें 2 रुपए सब्सिडी दे देती है तो वो चीज हमें 3 रुपए की पड़ रही है, तो हम ज्यादा गुड्स बनाएंगे
और ज़्यादा सप्लाई करेंगे। और अगर इसका अपोजिट हम कर दें कि सरकार हमें सब्सिडी नहीं दे करके किसी भी चीज़ पर टैक्स लगा देती है, जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, हम कोई गुड्स बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है 5 रुपये, और अगर सरकार उसमें 2 रुपये आकर के अपना टैक्स जोड़ दे तो वो चीज़ 7 रुपये में बन रही है। तो जब कोई चीज़ हम मार्केट में 7 रुपये में भेज रहे हैं तो वो कम बिक रही है, तो हम अपनी सप्लाई भी कम करेंगे, कम गुड्स बनाएंगे, कम हम सप्लाई करेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट भी कम हो रहा है इसलिए। तो जब सब्सिडी मिलेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर सरकार किसी भी चीज़ पर टैक्स लगा दे तो जो सप्लाई है वो घट जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड? राइट मेन कंपोनेंट। आप समग्र मांग से क्या समझते हैं और इसके तत्व यानी कंपोनेंट बताइए। कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब एलिमेंट भी होता है। ओके, जैसे अपन शरबत बनाते तो शरबत बनाने के लिए हमें नींबू, पानी, शुगर मतलब चीनी भी चाहिए। तो ऐसे ही जो डिमांड है ना, हमें इसके कंपोनेंट बताने हैं। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर। एक साल में हमारी अर्थव्यवस्था में जितना भी माल और सेवाओं का जो भी मांग यानी कि डिमांड सारे के सारे लोग कर रहे हैं, तो इसी को अपन लोग एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग कहते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन और है, इसके कंपोनेंट यानी कि इसके आपको तत्व भी बताने हैं। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब इसको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले हमारा है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी मतलब कंज्यूमर, हम कंज्यूमर हैं, हम सुबह से लेकर के शाम तक जितनी भी गुड्स और सर्विस की डिमांड करते हैं तो वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। हम सुबह से शाम तक जितनी भी चीज़ें, चाहे हम ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें हम खाना वगैरह, या फिर हम कुछ भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम टीवी कूलर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर घर जाने के लिए हम गाड़ी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। तो हम सिर्फ गुड्स की ही डिमांड नहीं करते हैं, हम सर्विस की भी डिमांड करते हैं। हम स्कूल जाते हैं तो हमें स्कूल की सर्विस वगैरह चाहिए, हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो हमें डॉक्टर की भी सर्विस चाहिए, अगर हम ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो हमारे जो ट्यूटर हैं हमें उनकी सर्विस चाहिए होती है। नेक्स्ट, डिमांड सिर्फ कोई पर्सन ही नहीं करता है बल्कि डिमांड गवर्नमेंट भी करती है। इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो डिमांड है वो गवर्नमेंट यानी कि सरकार भी करती है। सरकार भी फ्री में जो राशन वगैरह बांटती है उसके लिए पहले किसानों से वो गेहूं वगैरह खरीदती है, या फिर सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो मेडिसिन वगैरह बांटती है तो सरकार दवाइयों की डिमांड कर रही है। और जो गवर्नमेंट है वो आर्मी वगैरह को आमनेशन यानी गोला बारूद वगैरह, टैंक वगैरह ये चीज़ें खरीद करके देती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी गुड्स की डिमांड करती है। और अगर गवर्नमेंट को कहीं पे भी कोई डैम बनाना है या फिर कोई रोड वगैरह बनाने है तो वो लेबर वगैरह की सर्विस वगैरह भी लेती है। तो जो गवर्नमेंट है वो भी गुड्स और सर्विस की डिमांड करती है। नेक्स्ट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमारे इंडिया में जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो लोग, जैसे कि अंबानी या अडानी वगैरह, वो लोग बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग ज़मीन खरीदते हैं, तो वो ज़मीन में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद वो फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग वेल्डिंग खड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन यानी कि इक्विपमेंट वगैरह लगाते हैं, तो गुड्स वगैरह की और सर्विस की डिमांड वो भी करते हैं। फैक्ट्री में वो लेबर वगैरह को काम देते हैं तो पहले उनको लेबर की सर्विस लेनी पड़ती है, उसके बाद वो उनको पेमेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो डिमांड है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन यानी कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाले ऑनर भी करते हैं। और नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस है। कई देशों से हम माल खरीदते हैं और कई देशों को हम माल बेचते भी हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में चाय, कॉफ़ी, ड्राई फ्रूट्स या फिर आम यानी कि मैंगो वगैरह, फिर गरम मसाले ज़्यादा होते हैं, तो इन सब चीज़ों का हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। और फॉरेन कंट्री से अगर अपन गोल्ड खरीद रहे हैं या फिर पेट्रोल डीजल वगैरह खरीद रहे हैं तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया। तो हम दोनों का जो डिफरेंस है वो लेकर के चलते हैं, उसमें हमारा नेट एक्सपोर्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है इसके 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे। पहला प्राइवेट सेक्टर यानी कंज्यूमर,
दूसरा इन्वेस्टर्स, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है, हर साल आता है। एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास और थ्रिफ्ट का मतलब होता है बचत करना। तो अगर हम ये कहें कि बचत करना अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, बचत करना एक ठीक चीज या बचत करना ठीक नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। तो अगर एक आदमी सेविंग करता तो ये अच्छी चीज है, लेकिन अगर सारे ही आदमी सेविंग करने लगे तो ये चीज ठीक नहीं है। तो जो बचत है, बचत से हमारा जो खर्चा है ना वो और बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, सुनिए। जैसे मान लो हमारी इकोनॉमी में अगर सभी लोग सेविंग करने लगे, जब सभी लोग सेविंग करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो एक आदमी 10,000 रुपये महीने में कमाता है और अगर उसमें से वो 6,000 रुपये सेविंग कर ले, सिर्फ वो 4,000 रुपये ही खर्च कर रहा है, तो इसी प्रकार से अगर सारे ही आदमी सेविंग करने लगेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक डिमांड में कमी आ जाएगी। फिर ये जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में जो माल बन रहा है, फिर वो माल किसके लिए बन रहा है, फिर तो ऑटोमेटिक डिमांड में कमी आ जाएगी। तो जितनी भी फैक्ट्रियां वगैरह हैं वो सब क्या करेंगी, अपने अपने वर्करों को ये बोलेंगे हमारा माल तो बिक ही नहीं रहा है, तो हम आपको जॉब से हटा रहे हैं। तो जब इस तरह से हर ऑनर अपने अपने वर्करों को जॉब से हटाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। जब हमारी जॉब ही नहीं होगी तो फिर हमारी सैलरी भी यानी कि इनकम भी नहीं होगी, और जब हमारी इनकम ही नहीं होगी तो फिर हम सेविंग भी नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अगर एक आदमी बचत करता है तो ये अच्छी चीज है, लेकिन अगर सारे ही लोग बचत करने लगे तो ये खराब चीज भी है। या फिर इसका एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि अगर हम सब लोग अपना अपना पैसा घर में ही बचाने लगे तो फिर ये जो बैंक है ना ये सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम घर में ही पैसे बचाएंगे तो फिर बैंकों में पैसा जमा कौन करेगा। या फिर एक एग्जांपल इसका ये भी है, जैसे मान लो हम लोग घर में गुल्लक बनाते हैं, तो अगर एक आदमी गुल्लक बना रहा है तो ये अच्छी चीज है, लेकिन अगर हर आदमी घर में अपने अपने गुल्लक बनाने लगे और उसमें हम सिक्के वगैरह फिर कॉइन वगैरह डालना स्टार्ट कर देंगे तो मार्केट में 5 और 10 के जो सिक्के हैं उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकार जो बजट बनाती है उसके आपको उद्देश्य बताने हैं। रीअलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सरकार जो बजट बनाती है, सरकार बजट इसलिए बनाती है क्योंकि सरकार का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक लायबिलिटीज होती है सरकार की कि हर आदमी के पास रोटी कपड़ा और मकान होना चाहिए। उसके साथ ही साथ हेल्थ और एजुकेशन भी होनी चाहिए। हमारे जो इंडिया में हर आदमी है उसका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जो रहन सहन है, वो ऊंचा उठना चाहिए। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार लोगों के ऊपर, अमीर लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाती है जो पैसे वाले होते हैं, या फिर सरकार ऐसी चीजों पर टैक्स लगाती है जो हमारे समाज या सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती है, जैसे कि बीड़ी सिगरेट वगैरह। ऑन द अदर हैंड इट मे रिड्यूस द टैक्सेस विच आर यूजफुल फ्रॉम पीपल पॉइंट ऑफ व्यू। या फिर सरकार उन लोगों की भलाई ऐसे कर सकती है कि जो गरीब लोग हैं उन पे जो टैक्स वगैरह है उसको कम लगा करके भी सरकार क्या कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट गरीब लोगों का जो स्टैंडर्ड उसको मेंटेन यानी कि ऊंचा उठा सकती है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ इनइक्विलिटीज। हमारा जो गवर्नमेंट है वो बजट इसलिए भी बनाती है ताकि अमीर ज्यादा अमीर ना हो जाए और गरीब ज्यादा गरीब ना हो जाए। हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो लग्जरी आइटम होते हैं जिनको पैसे वाले यानी कि रिच पर्सन ज्यादा खरीदते हैं, जैसे कि लैपटॉप है, 4 व्हीलर है, वाइन वगैरह है, सिगरेट है, तो ये सब चीज़ें जो रिच फैमिली के लोग हैं वो ज़्यादा खरीदते हैं। तो जब ये चीज़ खरीदेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और वही जो टैक्स गवर्नमेंट के पास आएगा, गवर्नमेंट उसी पैसे को जो पुअर फैमिली है उनको सब्सिडी यानी कि रियायत वगैरह पे सस्ते दामों पर चीज़ वगैरह देगी या राशन वगैरह देती है। तो इस तरह से सरकार क्या करती है, जो डिफरेंस है हमारे सोसाइटी यानी कि समाज में कि अमीर ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, तो इस डिफरेंस को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस लेवल। जो कीमतें हैं सरकार उनको क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है, ताकि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको जो रिच पर्सन है वो तो कैसे भी खरीद लेगा, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो नहीं खरीद पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक चीज़ की जो प्राइस है उसको कंट्रोल करके रखती है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी।
एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि सरकार जो बजट बनाती है, सरकार उसमें पूरी कोशिश ये करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार वगैरह दें। हम नए स्कूल, नए कॉलेज, नए बैंक वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह खोलें, हम ज़्यादा ज़्यादा रोडें वगैरह बनवाएं, हम ज़्यादा ज़्यादा डैम वगैरह बनवाएं, और इस तरह से हम ज़्यादा ज़्यादा लोगों को नौकरी वगैरह या रोजगार वगैरह दें। तो ओके स्टूडेंट, आज हमने इतने क्वेश्चन कवर किए हैं। अब हम अपना जो बाकी का सैंपल पेपर है वो थर्ड क्लास में कवर करेंगे।